नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पी शर्मा और आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन में भारत की जलवायु। हमने पहले देखा था इसी चैप्टर में, पहले पार्ट में देखा था कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, किस प्रकार से मापन किया जाता है, वर्षा का मापन और साथ ही साथ जो हमारा तापमान होता है उसका मापन कैसे करते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और किन कारणों से हमें अधिक गर्मी मिलती है, अधिक बरसात होती है। इस तरह के कुछ कारणों को हमने देखा। आज हम देखेंगे कि अब हमारे पास ऋतुएं कौन सी होती हैं, ऋतुएं किस प्रकार से निर्धारित होती है, मानसून क्या होता है, और साथ ही हम देखेंगे कि इन सब के लिए किस प्रकार की स्थितियां जिम्मेदार होती हैं और किन कारणों से हमें कम वर्षा या ज़्यादा वर्षा मिलती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऋतुएं होती कितनी हैं। ऋतुएं कुल चार मानी जाती है। पहली होती है ग्रीष्म ऋतु और इनका समय काल भी अलग अलग होता है। दूसरा होता है वर्षा ऋतु, इसके बाद होता है शीत ऋतु। ये ऋतुएं जो होती है, और एक होता है शरद ऋतु। ये आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे। इसमें हमें, चूंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें न सिर्फ हमें भूगोल के बारे में जानकारी जानना होता है, इस इतिहास के बारे में जानकारी लेना होता है, बल्कि इसमें कुछ हद तक विज्ञान भी काम करता है। तो वो हम देखेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहली बात है जो ग्रीष्म ऋतु, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो होता है वो ज़्यादा, ये आप सभी समझते हैं, तापमान ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वायु दाब जो होता है वह कम होता है। जिन स्थानों पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायु दाब कम होता है। अर्थात तापमान यदि ज़्यादा है तो वायु दाब कम होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे की ये विपरीती हैं, अर्थात जहाँ वायु दाब ज़्यादा होता है वहाँ तापमान कम होता है। इस प्रकार से ये संबंध होता है। तो इसी संबंध के कारण सारी ऋतुएं निर्धारित होती हैं। सबसे पहले एक और चीज़ देखेंगे, जो ग्रीष्म ऋतु है उसे 21 मार्च को, जब सूर्य, जो धरती है हमारी ये गोलाकार होती है और इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा होती है। तो जब 21 मार्च होता है तो सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं धरती पर। अर्थात कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप देख सकते हैं। जो एक लाइन है, सूर्य यहाँ छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन सूर्य बहुत बड़ा है और उसकी सीधी लाइन यहाँ पे होती है और सीधा वो चमकता है यहाँ पर। और इसी के कारण फिर गर्मी का मौसम चालू होता है। और 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तब तक गर्मी महसूस होता है। अब ये क्या होता है जब सीधा होगा, अर्थात जैसे भारत की स्थिति है, तो हमने पहले आपको बताया था भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है, जो भूमध्य रेखा के पास है। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो राजस्थान क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं, राजस्थान, पेशावर, पाकिस्तान, इस तरह के क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो ये भारत है, इसके साथ साथ अन्य देश कुछ तरफ हैं इस तरफ, और इधर भी कुछ देश बने हुए हैं इसके साथ साथ, ये इस तरह से है। और इसके बाद यहाँ पे है आपका मेडागास्कर और इस तरफ से है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है, तो यहाँ की हवा जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर हवा का वायुदाब जो है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये एरिया है मेडागास्कर का, यहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब अधिक है, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे जो वायु की मात्रा है वो अधिक होगी एक ही धरातल पर। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, यहाँ पर भी वायुदाब अधिक होता है।
और इसके कारण क्या होता है, ये जो दो वायुदाब अधिक वाला क्षेत्र है वहाँ से वायु जो है, क्योंकि यहाँ का वायु गर्म होकर ऊपर चला जाता है। जैसे आप देखेंगे एक उदाहरण के लिए, यहाँ की वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर जो जैसे मेडागास्कर है से, तो यहाँ पर वायु अधिक है, तो वो वायु यहाँ पे मूव करना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि यहाँ की वायु ऊपर चली गई गर्म होने के कारण। जैसा हमने पहले उदाहरण में देखा था कि ये वायु ऊपर चली जाती है, तो जब ये वायु ऊपर चली जाती है तो ये साथ साथ इसके कारण से यहाँ पर शुरुआत में तो ये होता है कि यहाँ पे पछुआ हवाएं चलने लगती है, यहाँ पर जब गर्मी होती है तो आसपास की जो हवाएं हैं वो चलने लगती है, और ये हवा बहुत गर्म होती है जिसे लू भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में मार्च से मई तक जो है गर्म हवाएं चलती हैं, नौतप्पा इत्यादि आता है, और इस समय पे बहुत ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये हवा शुष्क होती है, इसमें पानी की बूंदें नहीं होती, इस कारण ये महसूस होता है कि यहाँ पर गर्म महसूस होता है। उसे हम लू कहते हैं। धूल भरी तेज आंधी चलती है, कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश भी महसूस होती है, लेकिन पूरी तरह से बरसात प्रारंभ नहीं होती, हल्की फुल्की बारिश हो जाती क्योंकि आंधी चलती है, और इस काल को हम आम वृष्टि भी कहते हैं। कभी कभी ये जो हवाएं होती हैं वो तूफान की तरह चलने लगती है। आपने देखा होगा जून या मई के मौसम में कई बार बहुत तेज तूफान आते हैं, और उसका कारण होता है वायु का दबाव जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो समुद्री क्षेत्र है उसमें वायु तो एक जो तापमान है एक हद तक कंट्रोल में रहता है, नीचे रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेगिस्तान है, राजस्थान जैसे हमने देखा था, पेशावर और अन्य जगह जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा वायु दाब बढ़ कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा उड़ जाती है तो दूसरी जगह से जो हवा होती है, दूसरी तरफ की हवाएं यहाँ पर आकर उस जगह को भरने का प्रयास करने लगती है, और इसी कारण हमें ये महसूस होता है कि बहुत तेज हवा चल रही है और ये हवा गर्म होती है, और इस कारण से लू महसूस होता है। ये जब होता है तो इस समय पे जो रात है हमारा वो रात का समय कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक धूप रहता है, और उस समय पे और ज़्यादा ये चीज़ें महसूस होती है कि वायुदाब का क्षेत्र जो है वो शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो दूर नहीं हो पाता। कुछ हद तक हवाएं चलती हैं तो ये गैप को थोड़ा सा भरता है, लेकिन गैप को पूरा नहीं भर पाता। गैप को भरने का काम फिर प्रारंभ होता है वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जून से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जून का समय जब आता है उस समय जो ये वायुदाब का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो कम वायुदाब है और यहाँ जो ज़्यादा वायुदाब है वहाँ से हवा जाने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है, क्योंकि यहाँ पे देखा यहाँ पे है अरब सागर, ये अरब सागर है, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है, यहाँ की जो वायु है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास की जो वायु है वो भी आने का प्रयास करती है, मेडागास्कर की वायु आने का प्रयास करती है, और इसके कारण ये जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है हवा का। हवा जो अपने साथ साथ नमी की बूंदें भी रखती है, अर्थात जो नीचे चलती है और ठंडी हवा होती है, चूँकि पूरा धरती गर्म हो जाता है तो वायु में पानी के कण भी आ जाते हैं, और इसके कारण जो जून से सितंबर का महीना होता है, सितंबर मुख्य तौर पे बरसात का मौसम माना जाता है। ये जो समय है जून से सितंबर, क्योंकि ये प्रक्रिया जून से प्रारंभ होती है, और इस समय पे जब ये प्रक्रिया चालू होती है तो कुछ हमें ठंड महसूस होने लगता है, क्योंकि ठंडी हवाएं आने लगती है इस गैप को भरने के लिए, और बहुत तेज़ी से आती है। तो आंधी की तरह शुरुआत में आपने जैसे देखा होगा जब बारिश आता है, बरसात का मौसम आता है जून जुलाई के आसपास, तो तेज़ हवाएं आने लगती है। कुछ में बारिश होती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि पूरी तरह से जो बारिश की बूंदें हैं वो इकट्ठा नहीं होती, हल्की हल्की बूंदें इकट्ठा होकर आना प्रारंभ होती है धीरे धीरे करके, और फिर बाद में बहुत सारे बरसात की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। ये शिफ्टिंग तो होता है, लेकिन इस समय पे भी ये एक और परेशानी होती है, यहाँ पर अरब सागर में भी यहाँ पर भी एक अधिक वायुदाब का क्षेत्र होता है। जब
क्योंकि यहाँ पर ये पूरा समुद्र है, ये आप देख सकते हैं सागर है, तो सागर जो है धरती की तुलना में कम गर्म होता है, तो यहाँ भी एक बहुत ही ज़्यादा वायुदाब होता है, लेकिन वो वायुदाब का असर जो होता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के पास होने वाले वायुदाब के बराबर नहीं होता, तो वो कुछ हद तक इन हवाओं को इधर आने से रोकता है, क्योंकि यहाँ भी वायुदाब है तो ये जो फ्लो है वो कुछ धीरे होता है, लेकिन ये जो रोकने का प्रक्रिया होता है अरब सागर में वो भी कुछ दिन तक होता है, और उसके बाद कुछ दिन होने के बाद जैसे आपका मई जून के आसपास ये न्यूनतम हुआ, जून में ये हवाएं चलने लगी, और उसके बाद जब जुलाई का मौसम आता है उस समय पे जो वायुदाब है वो थोड़ा कम हो जाता है यहाँ अरब सागर के पास में, और उसके कारण ये हवा आगे बढ़ती है, और जब ये हवा आगे बढ़ती है तो ये यहाँ पर जाती है, एक नियम है फेरल का, फेरल का नियम जो है उसके आधार पे ये आगे बढ़ता है। ये क्या है, यहाँ से जाने के बाद भूमध्य सागर, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर इस तरह से, तो जो भूमध्य रेखा है वहां से जब ये पार होती है, ये जो वायु है ये पार होता है, तो फेरल का नियम है कि यदि कोई वायु भूमध्य रेखा को पार करेगा तो उसमें हमें खड़े हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, तो जहाँ से हवा क्रॉस करती है, ये आप देख सकते हैं कि हवा जहाँ से क्रॉस करेगी तो उसके मुड़ने की दिशा वो निर्धारित होगी, जो वायु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायु जा रही है इस दिशा में सीधी, तो ये इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी, अर्थात जा तो सीधी रही है लेकिन जब वो भूमध्य रेखा को पार करेगी तो वो एक तरफ मुड़ जाती है, तो इसको मुड़ने के लिए फेरल ने एक नियम बताया था, और वो नियम ये था कि यदि हवा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जैसे ये देख सकते हैं आप ये हवा प्रवाहित हो रही है, अब ये हवा किस दिशा में मुड़ेगी, अर्थात यदि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिने ओर मुड़ेगी, और यदि दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रही है ये वायु जो है तो ये मुड़ेगी आपके बाईं ओर, अर्थात यदि गोलार्ध जो है, अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं धरती को दो हिस्से में हमने बांटा था इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं, तो ये जो है वायु जिस दिशा में जाना है इसको, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी हिस्सा, ये है आपका दक्षिणी हिस्सा। अब यदि ये हवा जो है यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये मूवमेंट इस प्रकार से हो सकती है या मूवमेंट हो सकती है इस प्रकार, दो प्रकार से मूवमेंट हो सकती है, तो ये जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेगी, अर्थात ये इस भूमध्य रेखा की लकीर को जब वो पार करेगी और दूसरे साइड जाएगी, तो यदि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिनी ओर जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो बाईं ओर मुड़ जाएगी, इस प्रकार से। तो जब ये वायु यहाँ को क्रॉस करती, जैसे ये अरब सागर को इसने क्रॉस किया, तो इसको क्रॉस करने के साथ साथ इसने भूमध्य रेखा को भी पार किया, तो अब इसे मुड़ना होगा, तो यहाँ पर जो है जो वायु है वो जाने के बाद इस तरफ मुड़ेगी कुछ वायु जो है, और कुछ वायु मुड़ेगी इस तरफ, जो इस तरफ से आएगी, तो ये कारण होता है कि जब ये पूरी वायु है वो यहाँ पर आती है, जब वो दक्षिणी तट को टच करती है, पूरी वायु एक साथ इकट्ठा होकर इस प्रकार से इधर आएगी, तब यहाँ वो दो हिस्से में बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है अरब सागरीय मानसून, और दूसरे को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी मानसून, तो ये है दो हिस्से में बट जाएगी, इसे मैं थोड़ा बिठा देता हूँ ताकि ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो हिस्से में बढ़ जाती है, और इसके जाने का जो चक्र होता है वो इस प्रकार से होगा, यहाँ जाएगा ये, इधर जाकर ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगा, और जो कुछ हिस्से हैं वो इधर आकर यहाँ से प्रकार से मुड़ जाएंगे, ये वायु जो है रास्ता बनाती है कि किस प्रकार से बारिश होगा। अब इसके कारण जो हमारा देश है बहुत विशाल है, मैप पे आप देख सकते हैं नॉर्थ इस तरफ है, तो ये जो है अलग अलग स्थानों पे बारिश अलग अलग आती है अलग अलग राज्यों में, उसका कारण होता है इसी प्रकार से, तो जब हमारा जून जुलाई के आसपास से बारिश प्रारंभ होता है तो सितंबर तक चरणों में बारिश पहुंचता है, कुछ में पहले पहुंचता है, कुछ में देर से पहुंचता है, इस प्रकार से वो बटा होता है, तो ये जब वायु जो है ये एक दो हिस्से बढ़ जाएगी, यहाँ बारिश होना प्रारंभ हो जाएगा, इस तरफ भी बारिश होना प्रारंभ हो जाएगा,
और ये होता है फेरल के नियम पर आधारित, क्योंकि फेरल का नियम बताता है कि वायु मुड़ जाती है भूमध्य रेखा को पार करने के बाद। तो ये सभी गतिमान वस्तु पे लागू होती है जो आसमान में उड़ते हैं, अर्थात बादल जो होता है वो गतिमान वस्तु होती है और इसी के कारण वो खिसक कर यहाँ इस प्रकार का पानी बरसने लगता है। और जब पानी गिरता है तो धीरे धीरे, चूंकि सितंबर तक, जून से सितंबर तक बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो सितंबर के आते आते ये जो वायुदाब का क्षेत्र है ये खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है या समझिए कम होने लगता है। और ये जब खत्म होने लगता है तो ये जो वायुदाब का क्षेत्र है वो खिसक कर इस तरफ चला जाता है आपके बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो बहुत दूर तक बारिश होता है, लगभग 3-4 महीने तक लगातार बारिश होती है, और उसके कारण फिर ये लगातार जो वायु है इस प्रकार से आते रहती है, यहाँ से भी ये आते रहती है, अर्थात एक बार आना प्रारंभ होती है तो वो धीरे 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 रिलीज करने का काम करता है, वायु प्रेशर जो है वो कम होने का काम करता है। तो जब ये कार्य होता है तो इस समय पे एक आईटीसी, आपने इसमें एक शब्द पढ़ा होगा आईटीसीजे, ये भी एक शब्द है इसमें जो है, ये पहले देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से होता है। तो ये हुआ आपका बारिश प्रारंभ हो गया, बारिश आपका सितंबर तक हुआ। सितंबर के बाद जब दो प्रकार से बढ़ गया था, पहला तो अरब सागरी मानसून जो इस तरफ से हुआ, दूसरा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हुआ, इस साइड से हुआ। इसके बाद धीरे 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 ये नवंबर जब आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर जब होता है तो उस समय पर वायुदाब कम हो जाता है, तो इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ वो प्रेशर चला जाता है और फिर चालू होता है आपका शरद ऋतु, और इसे मानसून की वापसी भी कहा जाता है उस समय पे। तो प्रेशर का पॉइंट है वो बंगाल की खाड़ी में बन जाता है, और यहाँ पर जो वायु है वो यहाँ एक चक्रवात इत्यादि का उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे चक्रवात होता है, भारी आंधियाँ आती है, आपने देखा होगा नवंबर के आसपास बहुत बार इस क्षेत्र में, जो उड़ीसा और अन्य क्षेत्र जो है यहाँ समुद्र तट से लगे हुए, यहाँ पे चक्रवात आता है, और इस चक्रवात से ये पता चलता है कि यहाँ वायु का दाब अधिक बन रहा है, और ये जो बादल है वो वापस जाना प्रारंभ करते हैं, इस दिशा में शिफ्ट करते हैं। तो साथ साथ जब ये शिफ्ट करते हैं तो ये भी अपनी तरफ से आंधी इत्यादि लाता है, और फिर से यहाँ पे बारिश का नज़ारा देखने को मिलता है कुछ हद तक। बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होता, जो बरसात होता है वर्षा का मौसम बारिश होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो तूफान के साथ बहुत सारा बारिश होता है। और अक्सर जो है ये वाला क्षेत्र जो है जहाँ पे बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे, और साथ ही साथ ये कलकत्ता इत्यादि का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत चक्रवात तूफान उड़ीसा के आसपास दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद ये सब वापस शिफ्ट हो जाता है बादल, और फिर आता है आपका दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, ठंडी ऋतु जो होती है वो आती है। शीत ऋतु इस कारण से आती है, जो हमने पहले जैसे देखा था, शीत ऋतु के आने का जो कारण है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हमने पहले देखा था जो ये भूमध्य रेखा है यहाँ पे, तो जो सूर्य की रोशनी है उसके कारण भूमध्य रेखा के दूर के क्षेत्र जो यहाँ है, इस पे जो सूर्य का किरण है वो जाना कम हो जाता है, और उसके कारण इस एरिया में तो आपको सूर्य की किरणें मिलेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे उस मात्रा में नहीं मिल पाती, और इसी के कारण इस क्षेत्र में ठंड महसूस होने लगती है। और ये ठंड का मौसम जो होता है वो फरवरी तक चलता है, फिर मार्च आने के बाद फिर से ग्रीष्म ऋतु का आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये है कुल मिलाकर जो पूरा सिस्टम है हमारा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, हमने देखा कि बरसात होती है, लेकिन बरसात में पानी की मात्रा जो होती है वो कम या ज्यादा क्यों होती है? वास्तव में इसका कारण होता है, तो ये जो क्षेत्र होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र होता है, ये डिपेंड होता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मानसून तो आता ही है हर साल, लेकिन उसमें
पानी की मात्रा कम होगी या ज़्यादा होगी, इसका भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। यह है आपका दक्षिण अमेरिका। अब इसमें क्या होता है, जो आपका जून का मौसम है, मई जून का समझिए, इस समय पे यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया से जो ग्रीष्म मौसम है और उसके बाद जो वर्षा का मौसम है, उस समय पे वायुदाब तो अधिक होता है। यहाँ पे वायुदाब अधिक होने का मतलब होता है यहाँ पे हवा की मात्रा ज्यादा है। अब इसे कहा जाता है एल नीनो और अल नीनो। जो कहा जाता है तो ये ला नीना और अल नीनो, ये दो शब्द हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो ला नीना है वो हमारे लिए फायदेमंद है, और एल नीनो, एल नीनो के आने पे हमें मानसून में कम बारिश मिलता है, और इसका एक कारण है, ये दोनों एक दूसरे के लिए विरोधात्मक शब्द हैं। ला नीना जो है वो बहुत बारिश लाता है, एल नीनो जो है वो बारिश कम लाता है। और इसका कारण होता है यहाँ पर, ये जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर यदि यहाँ पर मौसम बहुत, जो पानी है, समुद्र का पानी जो है, यदि गर्म होता है, अधिक गर्म होता है, तो पानी की अधिक मात्रा वो वायु में जाती है, अर्थात जमीन से जो पानी आसमान में जाएगा उसमें पानी की मात्रा जो है वो अधिक होती है, अर्थात वो पानी जो समुद्र का होता है वो भाप बनकर उड़ता है, तो ये पानी की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें। जब ये ला नीना होता है, ला नीना के समय पे, ला नीना जब होता है तो पानी की मात्रा, क्योंकि समुद्र का पानी गर्म होता है तो अधिक मात्रा में जो पानी है वो भाप बनकर उठता है, और इसके कारण जो बादल हैं, जो बादल बनते हैं उसमें पानी अधिक होता है, इसमें पानी अधिक जाएगा, तो यहाँ जो बादल आएगा हमारे पास उसमें पानी अधिक आएगा और बारिश अच्छी होगी, तो मानसून अच्छा होगा, ऐसा होता है। अर्थात यहाँ पर जो क्षेत्र है इसमें पानी गर्म होता है इस तरह, और दक्षिण अमेरिका के एरिया में कम गर्म होता है पानी। लेकिन इसी का उल्टा जब होता है, जब एल नीनो होता है, तब दक्षिण अमेरिका के पास यहाँ का पानी गर्म होता है, ये आपका एल नीनो पे, एल नीनो पे एल नीनो होगा तो यहाँ पे, यहाँ पानी अधिक गर्म होगा, और यहाँ का पानी ठंडा होगा, तो ये पानी की मात्रा इसमें कम हो जाएगी। यहाँ के जो बादल है भाप बनकर जो उड़ेगा, कम मात्रा में पानी भाप बनकर उड़ेगा, और हमारा जो बादल है, जो हमारे बादल हैं उसमें पानी कम हमें मिलेगा, तो मानसून इससे खराब हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो एल नीनो होता है उसके कारण जो बारिश है उसे आने में भी देर लगता है, क्योंकि कम पानी गर्म होता है, कम पानी ऊपर जाएगा, और वो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, अर्थात यहाँ पे प्रेशर पॉइंट कम हो जाता है, वायुदाब थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके कारण जो एल नीनो है उससे हमें नुकसान होता है, लेकिन जो ला नीना है उससे हमें फ़ायदा होता है। तो ये एक कारण है जिसके कारण जो भूमध्य रेखा में जो बादल हैं वो निर्धारित होते हैं एल नीनो और ला नीना के कारण, और इसी के कारण पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे कारण होते हैं जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। हमने पहले देखा था कि जो मौसम है, चार प्रकार के यहाँ पे हमें ऋतुएं मिलती है, और उन्हीं के आधार पे हमारा पूरा क्रियाकलाप, हमारी जिंदगी प्रभावित होती है। तो जो पूरा सिस्टम है उसमें निर्धारित करने वाले कारक हैं, अर्थात जो कारक हैं जलवायु परिवर्तन के, वो बहुत सारे होते हैं, इनका बहुत सारा कारण समझ में नहीं भी आता। और ये जो इफेक्ट है इसका ये दिखाई देता है जिस प्रकार से वर्षा का समय जो है, जलवायु का जो परिवर्तन है, क्योंकि इसको निर्धारित करने के लिए हमें 30 साल का समय या उससे प्लस
के समय को देखना पड़ता है कि किस प्रकार से जलवायु है किसी स्थान की। तो सबसे पहला कारण है वर्षा का कम या ज़्यादा होना। इसके साथ साथ हिमनद का घटते जाना। हिमनद और जो हिम है ये भी एक कारण है। इसका कारण और संबंध जलवायु परिवर्तन से। धरती की जलवायु जो है, जो भारत की जलवायु है, बहुत सारे कारणों से बदलती है और इन कारणों से तो वर्षा का पानी कम या ज़्यादा आता है। साथ ही साथ हिम जो है वो सिकुड़ते जाते हैं, सिकुड़ने घटना होता है। साथ ही इसका इफेक्ट जो होता है समुद्र पर भी पड़ता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। साथ साथ समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से कुछ हद तक ये समझा जा सकता है कि जो धरती है वो पानी में चली जाती है। कुछ क्षेत्र इस प्रकार से होते हैं जो कि अधिक पानी के कारण और इसके साथ साथ जो जीवन है समुद्र का वो भी प्रभावित होता है। जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। ये बहुत सारे कारण हैं जो दर्शाते हैं कि ये दीर्घकालिक समय में जो मौसम है उसे देखा जाता है और फिर ये दिखाया जाता है। लेकिन ये परिवर्तन जो है, चूंकि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जलवायु का जो परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमें भी अपना जीवन बदलना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ता है कि ये जो कारण है इसके कारण से अलग अलग चीज़ों में बदलाव आता है। साथ ही साथ वर्षा ऋतु के ऊपर नीचे होने के कारण जो किसान है वो अपनी फसल के लिए उनको अपना समय अलग से निर्धारित करना होता है। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के जो क्रियाकलाप में संलग्न लोग रहते हैं जिनको पानी और अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जो उपज होती है वो भी अलग अलग होती है। जो सबसे बड़ी परेशानी होती है किसानों की होती है। वर्षा का कम या ज़्यादा या आगे पीछे होने से पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो ये जो अध्ययन किया जाता है इसका अध्ययन करने के लिए हमें लंबा समय की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। जब बरसात आती है तो रोज़ उस बरसात के जल को इकट्ठा करना पड़ता है। बरसात यंत्रमापी जो होता है, जो हमने पहले आपको बताया था, इस प्रकार का एक यंत्र होता है अर्थात एक बॉक्स होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे नापा जाता है। और ये 30 साल से भी अधिक समय तक ये कार्य को किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जलवायु होगा और उसी के आधार पे सारा सिस्टम निर्धारित होता है, फसल चक्र निर्धारित होता है और जो भूमि का उपयोग है वो भी इसी से निर्धारित होता है। तो ये है जलवायु के संबंध में। तो जलवायु में आज के लिए इतना ही साथियों, और साथ ही साथ हमारे जो चैप्टर है ये भी इसमें कंप्लीट हो गया है। इसमें ज़रूर आप देखिएगा, बहुत सारे आपको इसमें प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे जिसमें आपको न सिर्फ वर्षामापी यंत्र को देखना है बल्कि साथ ही साथ उन कारणों को भी देखना है कि किस प्रकार से वायु के गर्म होने पर वायु ऊपर जाता है और वायु दाब का क्षेत्र जो है वो कम या ज़्यादा कैसे होता है। तो इसमें आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी हैं, आपके काम की हैं। तो तब तक के लिए मैं पीसी और आपसे लेता हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।